अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्नअप पाकिस्तान। वो तमाम लोग जो अपने आप को एसडीईओ पीरा के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, लर्नअप पाकिस्तान पे आप तमाम स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए हम एक डेडिकेटेड वीडियो सीरीज अपलोड कर रहे हैं जिसमें हम पीरा एक्ट को कवर कर रहे थे। पीरा एक्ट को कवर करने के बाद इसके अलावा जितने भी लॉज जो है आपके फेज 1 के लॉ के पेपर में इंक्लूडेड हैं, हम उनको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से अपलोड करने वाले हैं इस चैनल पर, ताकि आप अपनी मुकम्मल तैयारी लर्नअप पाकिस्तान से फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकें। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो बेसिकली लेक्चर नंबर 11 है। इससे पहले 10 लेक्चर्स हम अपलोड कर चुके हैं। 10 लेक्चर्स को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का स्क्रीनशॉट आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लिंक पे क्लिक करने के बाद प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 11 है। तो लेक्चर नंबर 11 जो है चैप्टर 14 से रिलेट कर रहा है। इससे पहले 13 चैप्टर्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर जो 14 है वो इन्फोर्समेंट और रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन से जो है वो डील करता है कि इस मखसूस एक्ट को इन्फोर्स करने के लिए और इसको रेगुलेट करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की जो कोऑर्डिनेशन दरकार है, उस हवाले से जो है वो चैप्टर 14 हमें बताता है। उसके बाद हम सेक्शन 54 को डिस्कस करने वाले हैं, अथॉरिटी टू बी लीड रेगुलेटर। अथॉरिटी से मुराद पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी जो पीरा एक्ट के अंदर एस्टैब्लिश है वो मुराद है। द अथॉरिटी विल एक्ट एज द लीड रेगुलेटर एंड अदर रेगुलेटरी बॉडीज विल बी सेकेंडरी रेगुलेटर। हाउएवर द गवर्नमेंट कैन असाइन अनदर बॉडी एज द लीड रेगुलेटर इफ नीडेड एंड लोकल गवर्नमेंट्स कीप देयर पावर्स अनलेस दे हैंड देम ओवर। तो इससे सिंपल मुराद यह है कि पीरा एक्ट और उसके जो स्केड्यूल लॉज हैं उसमें मुख्तलिफ किस्म की रेगुलेटरी अथॉरिटीज एग्जिस्ट करती हैं, जैसे पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी है। तो इन तमाम जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं इसमें जो लीड रोल है पीरा एक्ट के हवाले से वो पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास होगा, अनलेस एंड अनटिल के गवर्नमेंट किसी और अथॉरिटी को एज अ लीड रेगुलेटर अपॉइंट नहीं करती। और इन केस अगर पीरा जो है वो एज अ लीड रेगुलेटर काम करेगा तो बाकी सारी की सारी अथॉरिटीज जो हैं जो रेगुलेटरी अथॉरिटी के तौर पे एग्जिस्ट करती हैं स्केड्यूल लॉज के अंदर, जो पीरा के स्केड्यूल लॉज हैं वो सेकेंडरी रेगुलेटरी अथॉरिटीज होंगी और लोकल गवर्नमेंट की पावर्स लोकल गवर्नमेंट के पास रहेंगी। पीरा की अथॉरिटी जो है वो उसमें किसी किस्म की इंटरफेरेंस नहीं कर सकती अनलेस एंड अनटिल लोकल गवर्नमेंट अपनी पावर्स जो है पीरा की अथॉरिटी को असाइन ना करे। उसके बाद नेक्स्ट बात की जा रही है कि ओनली वन लीड रेगुलेटर कैन एक्ट ऑन अ वायलेशन एट अ टाइम। फॉर बेटर एनफोर्समेंट द अथॉरिटी एंड अदर रेगुलेटर्स कैन मेक एग्रीमेंट्स टू डिवाइड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो एक वायलेशन अगर हुई है फॉर एग्जांपल पीरा एक्ट और उसके स्केड्यूल लॉज के अंदर, तो जो बेसिकली वायलेशन के अगेंस्ट उसको रेगुलेट करने के लिए इन्फोर्स करने के लिए काम करेगी वो सिर्फ एक ही अथॉरिटी करेगी। और अगर पीरा की अथॉरिटी और मुख्तलिफ और अथॉरिटीज जो एग्जिस्ट करती हैं रेगुलेटरी अथॉरिटीज वो अपने फंक्शंस को एक दूसरे में डिवाइड करना चाहें तो म्यूचुअल कंसेंट के साथ वो कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आप देख सकते हैं सेक्शन 55 डायरेक्टिव्स बाय गवर्नमेंट। अब डायरेक्टिव कहते हैं कोई भी ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन या रिकमेंडेशन अगर दी जाए तो गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्टिव्स इशू हो सकते हैं। यहां पर सिंपल ये बात की जा रही है कि द गवर्नमेंट में as and when it consider necessary issue policy directives, ये चीज आपने याद रखनी है, to the authority not inconsistent with the act or any other law for the time being in force and the authority shall comply with such directives। अब गवर्नमेंट जब जरूरी समझे तो वो पॉलिसी डायरेक्टिव्स इशू कर सकती है, वो पॉलिसी से रिगार्डिंग कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर इशू कर सकती है अथॉरिटी को, और अथॉरिटी जो है फिर जो पीरा की अथॉरिटी है वो उसको कंप्लाई विद करेगी। अच्छा, वो तमाम लोग जो इस लेक्चर को पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप प्रिपेयर करने के लिए किसी किताब पर रिलाई करना चाहते हैं तो आप लर्नअप पाकिस्तान की तरफ से पब्लिश होने वाली एसडीओ पीरा की गाइड बुक पर रिलाई कर सकते हैं। मार्केट में इस नाम के साथ बहुत सी गाइड बुक्स हैं, सेम नाम होने की वजह से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब भी आपने लर्नअप पाकिस्तान की गाइड बुक लेनी है तो आपने ये लोगो जरूर देखना है। एक तो कवर का कलर सेम होना चाहिए, लर्नअप पाकिस्तान का लोगो फ्रंट पे मौजूद होना चाहिए। इस किताब की यूनिक फीचर में सबसे बड़ी यूनिक फीचर ये है कि ये तो एक्सपर्ट्स की तरफ से बनाई गई है, सबसे पहली चीज। दूसरी, हर सवाल को ऐड करते हुए एग्जाम की रेलेवेंस को हमने मद्देनजर रखा है। सीआरपीसी मुख्तलिफ एग्जाम्स में पूछी जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस मुख्तलिफ एग्जाम में आते हैं, पीरा एक्ट हो सकता है किसी और एग्जाम में पूछा जाए, लेकिन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में लॉ के पेपर में किस नेचर के क्वेश्चंस आते हैं, किस लेवल ऑफ डिफिकल्टी को टारगेट किया जाता है, वो सारी चीजें मद्देनजर रख के इस किताब को बनाया गया है ताकि कम वक्त में आप बेहतरीन तैयारी कर सकें। तो अगर आप किताब को खरीदना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपको शो हो रहा है। इनकेस अगर आप किसी स्टोर से लेना चाहते हैं तो आप इस पिक्चर को उनको दिखा सकते हैं, और आपने मेक श्योर करना है कि अगर आप किताब ले रहे हैं तो फिर लर्नअप पाकिस्तान
की पब्लिश की हुई है गाइड बुक लें, इस लोगो को देख के आपने इसको खरीदना है। उसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेक्शन हमारा सेक्शन 56 है। जरूरी नहीं कि किसी पेड रिसोर्स पे रिलाई करके प्रिपेयर किया जाए। मैं स्टूडेंट्स को इंकरेज करता हूं कि अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो किसी भी रिसोर्स से किया जा सकता है, और YouTube एक फ्री रिसोर्स के तौर पे हम आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए इस प्लेटफॉर्म को यूज करना चाहते हैं। तो सेक्शन 56 इज अबाउट एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन में क्या बात की गई है कि एवरी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू क्विकली प्रोवाइड द अथॉरिटी विद एनी इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स इट आस्क्स फॉर, सो दैट द अथॉरिटी कैन प्रॉपरली परफॉर्म इट्स ड्यूटीज अंडर द लॉ। तो सिंपल बात है कि किसी भी डिपार्टमेंट से अगर इस अथॉरिटी को, पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी को कोई इंफॉर्मेशन दरकार है, कोई डॉक्यूमेंट्स दरकार है, तो वो डिपार्टमेंट इस चीज का बाउंड है कि वो जल्द से जल्द वो तमाम की तमाम जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स हैं वो पीरा को प्रोवाइड करे, ताकि इस एक्ट के अंडर जो उनका पर्पस है पीरा की अथॉरिटी उसको फुलफिल कर सके। उसके बाद नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि द अथॉरिटी आल्सो हैज टू शेयर इंफॉर्मेशन विद डिपार्टमेंट्स इन ऑर्डर टू मेंटेन ए कंप्लीट एंड इंटीग्रेटेड रिकॉर्ड ऑफ वायलेशंस। अब फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट से आप इंफॉर्मेशन लेते हैं और इन रिटर्न डिपार्टमेंट को भी आपसे कोई इंफॉर्मेशन दरकार है, तो पीरा की अथॉरिटी जो है इस हवाले से बाउंड है कि वो डिपार्टमेंट्स के साथ जो है वो इंफॉर्मेशन भी शेयर करेगी। उसके बाद टू इंप्रूव इट्स वर्क द अथॉरिटी कैन आल्सो मेक अरेंजमेंट्स विद अदर ऑर्गेनाइजेशंस और एजेंसीज टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एंड गेट असिस्टेंस। अब अपने काम को इंप्रूव करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए अथॉरिटी अगर चाहे तो वो इस चीज के इंतजामात कर सकती है, अरेंजमेंट्स कर सकती है कि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस और एजेंसीज के साथ काम करे और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करे, और इस हवाले से असिस्टेंस जो है वो उनसे सिक्योर करे। अच्छा, अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो एसडीओ पीरा के हवाले से अपने आप को अपडेटेड रखना चाह रहे हैं, तो आपने इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना है ताकि आपको हम स्टूडेंट कम्युनिटी में ऐड कर सकें। स्टूडेंट कम्युनिटी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ये लिंक जो है आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसके थ्रू हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट हो रहा है, और चैप्टर नंबर 15 इज अबाउट असिस्टेंस टू द अथॉरिटी एंड विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर। अब विसल ब्लोअर के बारे में आपने डेफिनेशन क्लॉज में भी पढ़ा था, प्रीवियस लेक्चर्स में मैं पढ़ा भी चुका हूं कि विसल ब्लोअर क्या होता है, कौन होता है। अब असिस्टेंस टू द अथॉरिटी, अथॉरिटी के लिए जो अथॉरिटी को बेसिकली आपने असिस्ट करना है, और विसल ब्लोअर का जो डिस्क्लोजर है उसके बारे में यहां बात की जा रही है। सेक्शन 57 असिस्टेंस टू द अथॉरिटी, ऑल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द पंजाब पुलिस एंड एवरी पर्सन शैल एक्ट इन एड ऑफ द अथॉरिटी एंड रेंडर ऑल पॉसिबल असिस्टेंस एज मे बी रिक्वायर्ड बाय द अथॉरिटी और एनी ऑफ इट्स मेंबर्स इंक्लूडिंग इन चार्ज ऑफ द एनफोर्समेंट स्टेशन एंड एनफोर्समेंट स्क्वाड इन डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज अंडर द एक्ट। तो इसमें क्लियर बात की गई है कि तमाम की तमाम जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज हैं और तमाम की तमाम जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं गवर्नमेंट की, जिसमें पंजाब पुलिस भी शामिल है, ये तमाम लोग जो है वो अथॉरिटी के साथ अथॉरिटी को फैसिलिटेट करने की नीयत से काम करेंगे। इन केस अथॉरिटी के किसी भी ऑफिसर को इंक्लूडिंग सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर या फिर एनफोर्समेंट स्क्वाड अगर अपनी ड्यूटीज के डिस्चार्ज में इनकी असिस्टेंस चाह रहा है, तो तमाम की तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज इनको असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। फॉर एन एग्जांपल, किसी इलाके में इन्होंने एक मखसूस ऑपरेशन करना है और उस इलाके में इनको पंजाब पुलिस की किसी ऑफिसर की असिस्टेंस दरकार है, तो वो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग उनकी ये ड्यूटी है कि वो पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के ऑफिसर्स को असिस्ट करें, असिस्टेंस प्रोवाइड करें, ताकि वो अपने फंक्शंस को स्मूथली परफॉर्म कर सकें। उसके बाद सेक्शन 58 की तरफ हम बढ़ते हैं। सेक्शन 58 में विसल ब्लोअर के डिस्क्लोजर की बात की जा रही है। विसल ब्लोअर मस्ट डिक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन शेयर्ड इज ट्रू टू द बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज एंड नॉट फॉर पर्सनल रीजंस। अब यहां सिंपल बात की जा रही है। सबसे पहले तो विसल ब्लोअर को हम रिवाइज कर लेते हैं कि विसल ब्लोअर एक ऐसा शख्स होता है जो अथॉरिटी को इस एक्ट की वायलेशन के हवाले से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जिस इंफॉर्मेशन की बेसिस पे अथॉरिटी एक्शन ले सकती है, या अगर कोई ऑफेंस कमिट हो चुका है तो उस हवाले से जाके वो अथॉरिटी को जो है बेसिकली मुखबरी करता है, तो उसको विसल ब्लोअर कहते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि जब भी एक ऐसा शख्स जो अथॉरिटी को ये इंफॉर्मेशन देगा कि एक मखसूस जो है वायलेशन कमिट हुई है, मुखबरी करेगा, तो वो बेसिकली डिक्लेयर करेगा कि जो इंफॉर्मेशन वो अथॉरिटी के साथ शेयर कर रहा है वो उसके इल्म के मुताबिक बिल्कुल ठीक है और उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। फॉर एग्जांपल, किसी इंसान के साथ वो लड़ा हुआ था, उसके साथ उसका क्लैश ऑफ इंटरेस्ट था और उसके अगेंस्ट जाके उसने अथॉरिटी को इंफॉर्मेशन दे दी कि इसके अगेंस्ट जाके ऑपरेशन करें, और ऑपरेशन करने के बाद पता चले कि वो जो है जो इंफॉर्मेशन थी वो गलत थी विसल ब्लोअर की, तो उसने डिक्लेयर करना है, डिक्लेरेशन देनी है कि इंफॉर्मेशन दुरुस्त है और उसके अंदर उसकी पर्सनल कोई रीजन शामिल नहीं है। उसके बाद द डिस्क्लोजर मस्ट बी इन राइटिंग और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म सबमिटेड टू द अथॉरिटी और रेलेवेंट ऑफिसर विद एनी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। अब ये जो डिक्लेरेशन है ये बेसिकली आपने रिटन फॉर्म में देनी है या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में देनी है किसी भी ऑफिसर को, और इसके साथ साथ आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो है वो अटैच होने चाहिए। अनोनिमस और फॉल्स आइडेंटिटी डिस्क्लोजर विल नॉट बी एंटरटेन। फॉर एन एग्जांपल, एक विसल ब्लोअर जो है अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज ही नहीं करता, अथॉरिटी को, पब्लिक को नहीं, अथॉरिटी को, जिस ऑफिसर को, जिस एनफोर्समेंट स्टेशन में वो एक
एक इन्फॉर्मेशन सबमिट करवाना चाह रहा है, वो अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज ही नहीं करता, उनको अपने बारे में इन्फॉर्मेशन ही नहीं देता, तो इस तरह का जो बेसिकली उसकी जो है इन्फॉर्मेशन है, उसका जो डिस्क्लोजर है, उसकी कोई वक़्त नहीं होगी। द हियरिंग ऑफिसर विल असेस एंड वेरीफाई द डिस्क्लोजर एंड इफ इट रिक्वायर्स फर्दर एक्शन इट विल बी सेंट टू द सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर विद इन 24 आवर्स। अब हियरिंग ऑफिसर ने उस जो डिस्क्लोजर किया गया है विसल ब्लोअर की तरफ से, उसको असेस करना है, और इन केस उसको लगता है कि ये जो डिस्क्लोजर है ये बिल्कुल ठीक है, तो उसने सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर को वो रेफर कर देना 24 घंटे के अंदर, ताकि कोई नेसेसरी एक्शन इस हवाले से लिया जा सके। उसके बाद सेक्शन 59 की बात की जाती है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। इफ अ वायलेशन इज सक्सेसफुली डिटेक्टेड बिकॉज ऑफ अ विसल ब्लोअर्स इंफॉर्मेशन, द विसल ब्लोअर may receive a monetary reward from the fund and a certificate of appreciation. If multiple people reported the same violation, the reward will be shared fairly according to their contribution. For an example, एक information दी जाती है किसी भी person की तरफ से जो whistle blower का काम करता है, कोई भी disclosure authority को करता है, और उस information की basis पे, disclosure की basis पे operation perform किया जाता है और वो information दुरुस्त साबित होती है, तो उसको एक monetary reward दिया जा सकता है authority के fund में से, उसको कुछ पैसे इनाम के तौर पे दिए जा सकते हैं, और साथ साथ उसको एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट भी दिया जा सकता है। इन केस एक से ज्यादा लोगों ने ये इंफॉर्मेशन और डिस्क्लोजर अथॉरिटी को दिया है, तो फिर उस रिवॉर्ड को उनके दरमियान तकसीम कर दिया जाएगा उनकी कंट्रीब्यूशंस के अकॉर्डिंग। उसके बाद नो रिवॉर्ड विल बी गिवन इफ द डिस्क्लोजर हैज नो वैल्यू, वाज ऑलरेडी नोन टू द अथॉरिटी, इज अ पार्ट ऑफ द पब्लिक रिकॉर्ड, और ऑफ नो रिकवरी, और इफ नो रिकवरी इज मेड फ्रॉम इट। अब फॉर एग्जांपल डिस्क्लोजर आया है और डिस्क्लोजर के बारे में ऑलरेडी अथॉरिटी को पता था, उनके पास इंफॉर्मेशन मौजूद थी, उनकी अपनी रिसर्च इस हवाले से थी, तो किसी किस्म का अवार्ड नहीं दिया जाएगा। या वो पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा था कि वो अवामी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके अंदर वो तमाम चीज़ें मौजूद थी, तो भी आपको जो है वो इस हवाले से कोई भी इनाम नहीं दिया जाएगा। और इन केस कोई रिकवरी नहीं होती ऑपरेशन के बाद, तब भी उस डिस्क्लोजर की कोई वैल्यू नहीं होगी और उसकी बेसिस पे उनको रिवॉर्ड नहीं दिया जाएगा। एनीवन मेकिंग अ फॉल्स और फ्रिवलेस डिस्क्लोजर मे फेस अप टू 1 ईयर इन प्रिजन और फाइन अप टू 100,000 और बोथ आफ्टर बीइंग हर्ड। अब फॉर एग्जांपल एक इंसान झूठी खबर देता है, झूठा डिस्क्लोजर करता है, अथॉरिटी के सामने उसकी बेसिस पे ऑपरेशन किया जाता है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन गलत होती है, तो इस सूरत में 1 साल तक की कैद दी जा सकती है, 1 साल तक की इंप्रिजनमेंट दी जा सकती है, और उसके साथ साथ 1 लाख रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है, या फिर दोनों चीजें की जा सकती हैं, और ये सजा बेसिकली सुनने के बाद जो है वो अवार्ड की जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन की तरफ हम बढ़ते हैं, सेक्शन 60 प्रोटेक्शन ऑफ पर्सन मेकिंग विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर। अब वो शख्स जो विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर कर रहा है, यानी कि अथॉरिटी को कोई डिस्क्लोजर कर रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है जो अथॉरिटी के काम की हो सकती है, उसकी प्रोटेक्शन की बात की जा रही है कि द आइडेंटिटी ऑफ अ विसल ब्लोअर इफ द डिस्क्लोजर इज जेन्युइन कैन नॉट बी रिवील्ड विदाउट देयर रिटन कंसेंट इवन आफ्टर प्रोसीडिंग्स एंड अनऑथोराइज्ड डिस्क्लोजर विल रिजल्ट इन पेनल्टी। तो सिंपल बात की जा रही है कि कोई भी शख्स अगर अथॉरिटी के पास आता है और कोई डिस्क्लोजर करता है, कोई इंफॉर्मेशन अथॉरिटी को प्रोवाइड करता है, तो उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा अगर उसका जो क्लेम है, उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो जेन्युइन है, और ये डिस्क्लोजर इवन आफ्टर के प्रोसीडिंग खत्म हो जाती है, ऑपरेशन हो जाता है, उस पर्सन को पेनल्टी इंपोज कर दी जाती है, तब भी उसकी आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया जाएगा अनलेस एंड अनटिल के विसल ब्लोअर खुद इसकी कंसेंट देता है कि जी मेरी आइडेंटिटी को रिवील कर दिया जाए, तब ये चीज रिवील की जा सकती है। अनऑथोराइज अगर उसकी आइडेंटिटी को रिवील किया जाता है किसी भी अथॉरिटी के ऑफिसर की तरफ से, तो इस सूरत में उस ऑफिसर को पेनल्टी इंपोज की जा सकती है। द हियरिंग ऑफिसर ऑन हिज ओन और एज डायरेक्टेड मे टेक प्रोटेक्टिव मेजर्स फॉर द विसल ब्लोअर इन कंसल्टेशन विद देम फॉर एज लॉन्ग एज नीडेड। तो जो हियरिंग ऑफिसर है, हियरिंग ऑफिसर BS 17 का जो ऑफिसर है, वो मुख्तलिफ किस्म की जो है वो मेजर्स, प्रोटेक्टिव मेजर्स ले सकता है उस पर्सन को प्रोटेक्ट करने के लिए जिसने एज अ विसल ब्लोअर आके डिस्क्लोजर दिया है। उसके बाद सेक्शन 61 की बात हो रही है कि पब्लिक टू असिस्ट द अथॉरिटी एंड इट्स एम्प्लॉयज। अब हमने चैप्टर का नाम पढ़ा था कि असिस्टेंस टू द अथॉरिटी, और इसके साथ साथ विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर। अब असिस्टेंस टू द अथॉरिटी की बात हो रही है सेक्शन 61 में कि पब्लिक टू असिस्ट द अथॉरिटी एंड इट्स एम्प्लॉयज। तो अवाम ने जो है अथॉरिटी को भी असिस्ट करना है, उसके एम्प्लॉयज को भी असिस्ट करना है। एवरी पर्सन इज बाउंड टू असिस्ट द अथॉरिटी एंड इट्स एम्प्लॉयज बाय टेकिंग और प्रिवेंटिंग द एस्केप ऑफ एनी पर्सन whom an employee is empowered to arrest and detain. For an example, एक इंसान है जिसको अरेस्ट करने की जो अथॉरिटी है, जो पावर है, वो एक ऑफिसर के पास है, जो पीरा का ऑफिसर है या जो पीरा का एम्प्लॉय है, वो अगर भाग रहा है तो उसकी जो उसकी बेसिकली एस्केप है उसको प्रिवेंट करके आम आवाम जो है अथॉरिटी की मदद कर सकती है। इसके बाद प्रिवेंटिंग अ ब्रीच ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एंड स्केड्यूल लॉज। तो इस कानून की जो प्रोविजंस हैं उनका ब्रीच जो है वो रोका जा सकता है अवाम उन्नास की तरफ से, और साथ साथ जो स्केड्यूल लॉज की प्रोविजंस हैं उनको भी ब्रीच करने से रोका जा सकता है। अवाम इस हवाले से
अथॉरिटी और उसके एम्प्लॉयज को असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकती है। नेक्स्ट हम सेक्शन 62 की तरफ बढ़ते हैं कि पब्लिक टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंसेस रिक्वायरिंग इन्फोर्समेंट बाय द अथॉरिटी। एनीवन हु नो अबाउट एन ऑफेंस और इंटेंशन टू कमिट वन अंडर दिस एक्ट और scheduled laws must immediately inform the nearest enforcement station or authority employee. For an example, एक इंसान के इल्म में आता है कि एक मखसूस शख्स इस कानून की वायलेशन करने वाला है या इसकी वायलेशन कर चुका है, तो उसने क्या करना है कि नियरेस्ट एनफोर्समेंट स्टेशन में इस चीज की इतला जो है वो अथॉरिटी के एम्प्लॉयज को या वहां पर मौजूद ऑफिसर को प्रोवाइड करनी है। पीपल शुड ऑल्सो रिपोर्ट द रेजिडेंस ऑफ एन ऑफेंडर, एनी इशू अफेक्टिंग एसेंशियल सप्लाई सर्विसेज और स्टेट प्रॉपर्टी, एनी अदर मैटर नोटिफाइड बाय द अथॉरिटी। तो लोगों ने अगर फॉर एग्जांपल किसी ऑफेंडर, जिस पर्सन ने इस कानून के जो है ना प्रोविजंस को वायलेट करते हुए एक जुर्म कमिट किया है, उसकी रेजिडेंस के हवाले से भी अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना है कि वो शख्स इस इलाके में फॉर द टाइम बीइंग मकीन है, ताकि वो जो है वो छुप सके अथॉरिटी से, या कोई भी एसेंशियल सप्लाईज हैं या स्टेट प्रॉपर्टी पर काबिज है या एसेंशियल सप्लाईज से रिलेटेड जो है वायलेशन कमिट कर रहा है, या फिर कोई ऐसा नोटिफिकेशन जो अथॉरिटी ने इशू किया है किसी मखसूस चीज के हवाले से कि वो क्राइम है, तो उससे रेलेवेंट जो इंफॉर्मेशन है वो कोई भी पर्सन जो है अथॉरिटी को प्रोवाइड कर सकता है और उनकी ये ड्यूटीज में शामिल है कि वो अथॉरिटी को प्रोवाइड करें असिस्टेंस। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आप देख सकते हैं सेक्शन 63, जिसमें लोकल हेडमैन एंड चौकीदार टू असिस्ट की बात की जा रही है। लोकल हेडमैन बेसिकली कहते हैं जिसको बेसिकली लैंड रेवेन्यू में अपॉइंट किया जाता है अंडर लैंड रेवेन्यू लॉ, जिसको लंबरदार भी कहते हैं, जो एक मखसूस कम्युनिटी इलाके का सरबराह होता है और वहां पे गवर्नेंस और इस तरह के मामलात से रिलेटेड गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करता है, कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करता है। तो लोकल हेडमैन, चौकीदार एंड अदर विलेज ऑफिशियल्स ऑफ ईच विलेज, दह और मौजा, एज द केस में बी अपॉइंटेड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, शैल असिस्ट द अथॉरिटी एंड इट्स एम्प्लॉयज विद ऑल मींस एंड शैल प्रोवाइड रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन टू देम। तो किसी भी कानून के ताबे अगर लोकल हेडमैन, चौकीदार और अदर कोई विलेज का ऑफिशियल अपॉइंटेड है, तो उसने अथॉरिटी को हर हाल में हर तरीकाकार से फैसिलिटेट करना है और वो तमाम के तमाम जराए उनको प्रोवाइड करने हैं, वो तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन अथॉरिटी और उसके एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करनी है जो उनके लिए जरूरी है। उसके बाद सब सेक्शन 2 में बात की जा रही है द लोकल हेडमैन, चौकीदार एंड अदर विलेज ऑफिशियल्स ऑफ ईच विलेज, दह और मौजा अपॉइंटेड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स शैल रिपोर्ट इन राइटिंग ऑल ऑफेंसेस अंडर द एक्ट और स्केड्यूल लॉज टू द नियरेस्ट एनफोर्समेंट स्टेशन। अब लोकल हेडमैन, चौकीदार और जो विलेज के ऑफिशियल्स मुख्तलिफ किस्म के कवानीन के अंडर अपॉइंटेड होते हैं ताकि वो गवर्नेंस में फैसिलिटेट कर सकें गवर्नमेंट को, तो उन्होंने अगर इस कानून के ताबे किसी किस्म की कोई वायलेशन देखनी है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में शामिल है कि उन्होंने इन्फोर्समेंट स्टेशन को जाके ये चीज रिपोर्ट करनी है। तो ये हमारा चैप्टर 15 था जिसमें हमने अथॉरिटी को प्रोवाइड होने वाली असिस्टेंस के हवाले से बात की है और इसके साथ साथ विसल ब्लोअर के हवाले से डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम कोशिश करेंगे कि पीरा एक्ट को जल्द से जल्द कवर करें और पीरा रूल्स की तरफ हम जाएं। हम डेली बेसिस पे एक से ज्यादा लेक्चर्स अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप तमाम लोग मुस्तफीद हो सकें। इसके अलावा मैं अगेन आपको बताऊंगा कि अगर आप प्रिपेयर करने के हवाले से किसी सिंगल रिसोर्स पर रिलाई करना चाहते हैं तो आप इस गाइड बुक पर रिलाई करें। अगर आपने किसी किताब पर रिलाई करना है, बिकॉज मार्केट में बहुत सी किताबें आपको मिलेंगी, उनके अंदर जो मौजूद क्वेश्चंस होंगे उनकी रेलेवेंस नहीं होती पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के कंडक्ट होने वाले एग्जाम के साथ। आपको ये किताब मॉडल पेपर्स के साथ दी जाती है ताकि आप जो है वो अपनी एक तो प्रिपरेशन किताब से कर सकें, उसके बाद आप अपनी असेसमेंट करना चाहें तो उस मॉडल पेपर से भी अपनी असेसमेंट कर सकें। और हमने पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन को खुसूसन मद्देनजर रखा है। आपको जो वन पेपर का डेटा बैंक है वो तो प्रोवाइडेड होगा, मुख्तलिफ किस्म के प्लेटफॉर्म्स पे आपको मिल जाएगा, लेकिन लॉ के एमसीक्यूज का जो डेटा बैंक है वो ना होने के बराबर रिसोर्सेज पर मौजूद है। तो हमने आपको असिस्ट करने के लिए इस किताब के अंदर इंक्लूड किया। अगर आप किसी रिसोर्स पर रिलाई करना चाहते हैं फिर मैं आपको इंकरेज करूंगा कि आप जो है वो लर्न पाकिस्तान की इस गाइड बुक पर रिलाई करें। मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लर्न पाकिस्तान की कम्युनिटी को सब्सक्राइब भी कीजिए और इस लेक्चर को दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी इससे मुस्तफीद हो सकें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफिज़।